अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम सेकंड सेशन शुरू करेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो लास्ट सेशन के अंदर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात कर रहे थे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैंने आप लोगों को मिलर की बुक से एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर जो डायग्राम है वो ज़्यादा इलस्ट्रेटिव है, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है। पर अगेन मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो स्लाइड्स मैंने एलएमएस पे भी शेयर कर दी हैं, इसमें तीन मेजर जो प्रोसेसेस हैं वो इम्पोर्टेंट है। और भी हैं जिसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन थ्री मेजर है। उसमें क्या था कि सरफेस से एटमॉस्फेयर में कैसे जाते हैं, इवेपोरेशन, और जो प्लांट सरफेस से ट्रांसपायरेशन। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर में वाटर सर्कुलेट करता है। और जो अगेन एटमॉस्फेयर से सरफेस पे आता है उसमें सबसे बड़ा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को आप अगर फर्दर क्लासिफाई करना चाहें तो स्नो, रेनफॉल, ये जो आपके पास जो है ये आई स्नो, रेनफॉल, ये दो मेजर ये हैं, ये आपके पास क्या है, ये प्रेसिपिटेशन में आ जाते हैं। तो सरफेस टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टू सरफेस, तो इस तरह आपका ये जो है साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में क्या है, ह्यूमंस की लाइफ में, अदर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में क्या है, कि ये नेचर का वो साइकिल है जिसकी वजह से हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर। और अगर ये ना हो तो हो सकता है कि आपका सारे का सारा वाटर जो है एक दफा रिवर्स से फ्लो करके ओशंस में चला जाए और उसके बाद जो है आपके पास अवेलेबल फ्रेश वाटर ना हो सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर भी इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ। तो ये सारे डिटेल में ये प्रोसेसेस हैं। बुक से भी आप इसे देख सकते हैं। बुक वाली डायग्राम मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा क्योंकि उसमें जो है ना वो ब्लू और रेड लेजेंड्स यूज की हुई हैं और प्रॉपर आपको जो है वो रूट्स बताए हुए हैं। फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या चेंज आ रही है वो भी उसमें एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने इसके बाद जो हमने एक और इम्पोर्टेंट साइकिल जो है वो डिस्कस करना है, स्टडी करना है, जो आपके कोर्स का पार्ट भी है। तो कार्बन साइकिल, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वाटर का, इसी तरह कार्बन भी आप नेचर का एक प्रोसेस है। उसके थ्रू जो है आपके एटमॉस्फेयर में और सरफेस में प्रेजेंट रहता है, मूव करता रहता है। तो हम देखते हैं कि हमने इस कार्बन साइकिल को ह्यूमंस ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हमने इस बैलेंस को चेंज किया है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है सरफेस के ऊपर। तो जब हम सरफेस की बात करते हैं, आपके पास सॉलिड फ्यूल्स में कोल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, गैस आ जाता है, जो बीनीथ द सरफेस है, जिसे हम निकालते हैं माइनिंग के थ्रू और यूज करते हैं। तो उसमें कार्बन कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। फिर इसी तरह लाइमस्टोन के रिजर्व्स हैं जिससे हम सीमेंट बनाते हैं एक्चुअली, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डोलोमाइट है। तो ये भी आपके कार्बन के रिजर्व्स हैं। इसी तरह ओशन वाटर जो है उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बहुत ज्यादा कार्बन जो है वो मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर एब्जॉर्ब्ड होती है। और इक्वेटिक बायोमास है, उसके अंदर फिश फिश की बॉडी के अंदर कार्बन है और प्लांट्स हैं, सम एनीथिंग लाइक दैट। तो ये सब जो है सरफेस के अंदर कार्बन इन 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 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम ये सरफेस से एटमॉस्फेयर में कैसे जा सकता है। एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा, ह्यूमंस हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, तो हम जो एयर एक्सहेल करते हैं उसमें मेजॉरिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। इसी तरह आपके प्लांट्स भी कुछ हद तक रेस्पायर करते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो सब के सभी ऑलमोस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है जी। और क्या है, फिर डिकम्पोजिशन हो रही है। डिकम्पोजिशन हो रही होती है, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाती है, वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है आपकी, ठीक है। ये तो हो गए नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में जाने से। इनसे इतना कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ से ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स चल रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट्स की चिमनी से बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ टन्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक है।
इसी तरह आपकी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, हम डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन गाड़ियां यूज कर रहे हैं, फिर मतलब हैवी ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज हैं, फिर आपके एरोप्लेन हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रेलेवेंट है, जहां पे भी फ्यूल की बर्निंग हो रही है तो आपके पास वो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। अब इसकी मैं एक फिगर से, एक फैक्ट से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने इस बैलेंस को कैसे खराब किया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, 1400 सेंचुरी या 1500 की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट को 200 टू 250 ppm के दरमियान थी, पार्ट्स पर मिलियन। पर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगी, इमिशंस बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो गई एटमॉस्फेयर के अंदर। और उसके बाद जो है, अगर हम बात करें लेट्स से 21st सेंचुरी की, तो ऑलमोस्ट 400 ppm तक जो है आपको डिफरेंट लिटरेचर में मिल जाएगी कि 400 ppm के करीब करीब जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंच चुकी है ऑन एवरेज। तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज है। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हुआ। तो क्या है, ह्यूमन नीड बढ़ी, कमर्शलाइजेशन हुई, इस वजह से हमने थोड़ा सा कार्बन साइकिल को जो है इम्बैलेंस किया, एटमॉस्फेयर में कार्बन ज्यादा चली गई। जो कार्बन पहले सरफेस बीनीथ सरफेस कंबाइंड फॉर्म में स्टोर्ड थी, अब वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है। कार्बन साइकिल भी आप चाहें तो बुक में 3rd चैप्टर इकोसिस्टम वाले में आप वहां से कर सकते हैं, वहां पर बहुत एक्सप्लेनेटरी बहुत अच्छा दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ये भी कर लेंगे तो वेल एंड गुड, इससे भी आप जो है इस कंटेंट को कवर करने के बाद भी आप असेसमेंट में भी कामयाब हो जाएंगे, और होपफुली आप लोग जो है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी इसकी हासिल कर चुके होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो आज के इस रिकॉर्डेड सेशन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पायरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पायरामिड्स एक्चुअली क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की क्या वैल्यू है इकोसिस्टम के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इकोलॉजिकल पायरामिड्स आप जैसे साइड पे देख रहे हैं, ये पायरामिड की शक्ल के अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, डाटा की। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे है, ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड नजर आ रहा है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल नजर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब हम बॉटम में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी तादाद सबसे ज्यादा होगी, नंबर सबसे ज्यादा होगा। फिर जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाएंगे तो उनके नंबर कम होता जाएगा। तो पायरामिड्स दो तरह की होती हैं, एक तो है आपके पास पायरामिड्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसको एक मिनट खत्म कर देता हूँ। तो पायरामिड ऑफ नंबर्स मतलब क्या है कि जी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं उस ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। एक होती है पायरामिड ऑफ एनर्जी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पायरामिड ऑफ नंबर्स। ये यहाँ पे आपको एक ये बॉटम पे एक एग्जांपल दी हुई है। ये 10,000 फ्रेश वाटर शेम्प्स हैं। ये एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो फिर 1000 ब्लीक्स हैं, 100 पर्चेज हैं, 10 नॉर्दर्न पाइक्स हैं, 10 स्प्रे हैं। तो मतलब जैसे सबसे नीचे जो होता है आपका होता है ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स, उनका नंबर सबसे ज्यादा होता है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाते हैं वो आपके कंज्यूमर्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स के बाद आपके टॉप पे जो है वो आपके पास जो है वो क्वार्टनरी कंज्यूमर आता जाएगा, ठीक है। तो उसका नंबर सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये नंबर्स वाली जो है ये इस तरह है। फिर जो जो इसी तरह अगर हम एनर्जी वाली बात करें तो एनर्जी देखें, प्लांट्स हैं वो सनलाइट को यूज करते हैं, सनलाइट में बहुत एबंडेंट एनर्जी आ रही है, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको कन्वर्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वो लेते हैं सोर्स से। तो इट मीन्स कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल पे होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ऑटोट्रॉफ लेवल पे। फिर उसके ऊपर जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आ गए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे लेवल राइज करता जाएगा उसमें से कुछ एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एनर्जी जो कंटेंट है वो डिसिपिएट होती जाएगी एनर्जी, और जो यूजफुल एनर्जी है वो कम होती जाएगी। तो पायरामिड ऑफ एनर्जी इसी तरह पायरामिड ऑफ एनर्जी में सबसे लोएस्ट लेवल ऑटोट्रॉफ लेवल के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी, हाईएस्ट लेवल पे मिनिमम एनर्जी। नंबर्स वाले में भी लोएस्ट लेवल पे बॉटम पे मैक्सिमम नंबर और हाईएस्ट पे जो है मिनिमम नंबर, ठीक है, या लोएस्ट नंबर आपका। तो ये थी दो, पायरामिड ऑफ एनर्जी, पायरामिड ऑफ नंबर्स।
ये होपफुली आप इसको डायग्राम से भी देखेंगे तो बहुत इजी है, इसको आप बुक से भी कर सकते हैं। 3rd चैप्टर के अंदर इसको बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इतनी डिटेल इसकी काफी है, तो लेट्स मूव ऑन। आगे हमने एक ट्रॉपिक साइकिल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इकोसिस्टम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में उनका एक रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स, उनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है? कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स अपनी सारी एनर्जी इन्हीं से लेते हैं, ठीक है। उनको वो खाते हैं, उन पे डिपेंडेंट हैं, तो उनका एनर्जी रिसोर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। जैसे जीब्रा है, वाइल्ड बीस्ट हैं, डियर है, एलिफेंट्स हैं, जितने भी हैं, ये कहाँ से एनर्जी लेते हैं? ये प्लांट से लेते हैं। अच्छा, फिर अब ये जो प्लांट से ले लेते हैं, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर सेकेंडरी जो है वो उन प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये तो कंज्यूमर्स की आप आपसी वो हो गई, इसको हम डिटेल में पहले कर चुके हैं, इसको फर्दर डिटेल की जरूरत नहीं है। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड किन कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। फिर क्या है, कंज्यूमर्स की जब डेथ हो जाती है तो डीकम्पोजर्स जो हैं वो उनको उनके न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा जो है वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं रॉ फॉर्म के अंदर, तो प्रोड्यूसर्स उन्हें दोबारा यूज कर लेते हैं और दोबारा यूज करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। तो ये एक साइकिल है, ट्रॉपिक साइकिल नेचर के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं, ये आपके तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये साइकिल इसी तरह न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते रहते हैं आपके इकोसिस्टम में, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो कभी भी अगर ऐसा ना होता, डिकम्पोजर्स ना होते, तो प्रोड्यूसर्स के लिए रॉ मटेरियल ही कम पड़ जाता, या एक टाइम आता कि देयर इज नो मटेरियल इन द सॉइल, नो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, पोटाश, तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक नेचर ने प्रोसेस रखा है जिसके थ्रू जो है वो काम चलता रहता है। नेक्स्ट है जी फूड चेन। देखिए, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स टू ऑब्टेन एनर्जी इन ऑर्डर टू लिव। ये तो हम सब जानते हैं कि सबको एनर्जी चाहिए, ठीक है, फॉर द लिविंग। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सम एनिमल्स ईट्स अदर एनिमल्स। तो इस तरह ये चलता रहता है। तो जो ये डिपेंडेंसी होती है, इसको अगर हम एक और तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको हम नाम देते हैं फूड चेन। सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स होम, मतलब हु ईट्स होम इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इकोसिस्टम टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, उसको हम नाम दे देते हैं फूड चेन का। अब यहाँ पे दो फूड चेन्स दी हुई हैं लीनियर में। एक दी हुई है आपके पास एल्पाइन मीडो इन हाई सियरा, मतलब एक जो है क्या कहते हैं, लैंड की फूड चेन दी हुई है, लेकिन लीनियर दी हुई है। एक इसी तरह दी हुई है आपको ओपन ओशन की, तो एक लैंड की दी हुई है, टेरेस्ट्रियल रीजन की, और एक आपको दी हुई है एक्वाटिक। तो ये दो, ये आपके पास जो है फूड चेन शो हो रही है। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं। फूड चेन्स अब इतनी सिंपल तो होती नहीं है, ये तो हमने एक्सप्लेनेशन के लिए जो है लीनियर कंसीडर कर ली। तो एक्चुअली क्या होता है, फूड चेन्स जो है ना बड़ी वो कॉम्प्लेक्स सी होती हैं, तो उनको हम नाम देते हैं फूड वेब का। तो एक लेवल के ऊपर कई सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है, फूड वेब ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिजाइडिंग इन द सॉइल। ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर देखें आप, कई सारी चीजें डिपेंडेंट हैं, फंगी है, फिर नीमाटोड्स हैं। तो फर्दर एक एक लेवल के ऊपर दो दो तीन तीन ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज हो सकती हैं। तो ये फूड वेब जो है थोड़ी सी फूड चेन से कॉम्प्लेक्स है, और नेचर में एक्चुअली फूड वेब्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, फूड चेन नहीं होती। पर क्या है कि आपकी अंडरग्रेड बुक्स हो गई, आप बायो की बुक्स में पहले भी पढ़ के आए होंगे, फॉर द सिंप्लिसिटी, फॉर द एक्सप्लेनेशन, फॉर द इजी डिस्क्रिप्शन, हम जो है फूड चेन का कॉन्सेप्ट भी एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये एक आपके पास है सॉइल इकोसिस्टम। सॉइल के अंदर जो है ये सब ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के ऊपर किस तरह डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह आ जाता है आपके पास डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम को हम पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं, लेकिन अब इसको हम जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक्चुअली डेजर्ट है क्या? जहाँ पे रेनफॉल ना हो और जो अवेलेबल वाटर है वो कम हो, तो ग्राउंड वाटर भी सरफेस से काफी नीचे हो, तो ऐसी रीजन्स को डेजर्ट कहते हैं। लेकिन हम हमारे क्या है कि हम लोग नॉर्मली जो है ये समझते हैं कि बहुत हॉट एरियाज जो हैं, जैसे सहारा डेजर्ट है, या हमारे ईस्टर्न साइड पे लगता है चोलिस्तान डेजर्ट है, नईम यार खान के हम डेजर्ट बेल्ट ही कहलाते हैं।
चोलिस्तान डेजर्ट है, फिर पाकिस्तान का थर्ड डेजर्ट है, तो हॉट वेदर्स वाले। ऐसा नहीं है, कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं दुनिया के अंदर, जैसे पोलर रीजन हैं, डेजर्टेड है वो, ठीक है। तो वहां पे वाटर एक सबसे बड़ी आपकी नीड है, जो जिसके ऊपर सर्वाइवल है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो क्या है कि ऐसी रीजन जहां पे लिटिल रेनफॉल हो, तो इस तरह हमारे पास दो डेजर्ट्स आ गए, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स में टेम्परेचर आर वेरी वार्म ऑल अराउंड द ईयर, द समर्स आर वेरी हॉट, जैसे हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का जो है समर है, और टेम्परेचर जो है नॉर्मली ऑल अराउंड द ईयर जो है 10 से अबव ही रहता है, ठीक है। हार्डली को 15-20 डेज हैं जो बिलो 10 जाता है टेम्परेचर, अदरवाइज जो है टेम्परेचर अबव ही रहता है। कोल्ड में क्या है, शॉर्ट एंड वार्म समर्स, समर्स बहुत छोटे हैं, जैसे पोल्स की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर्स फाउंड इन प्लेसेस नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल्स के करीब है, वो भी डिजर्टेड एरियाज हैं, कोई आपको सर्वाइवल नहीं मिलेगा, रेनफॉल नहीं है वहां पे, स्नोफॉल है, रेनफॉल नहीं है। तो स्नो के ऊपर तो ऑर्गेनिज्म नहीं डिपेंड करते ना, ठीक है, वो तो एक हार्श वेदर कंडीशन है, तो रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस वजह से इनको भी हम डेजर्ट्स ही नाम देते हैं। डेजर्ट्स में मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे हमारे हॉट डेजर्ट्स में कैमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के तौर पे, फिर ये कुछ रेप्टाइल्स हैं जो इस तरह सरवाइव कर लेते हैं कोल्ड ब्लडेड, फिर कुछ बर्ड्स की स्पीशीज हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो हार्ड टॉन एरियाज में रह सकते हैं, जैसे कैक्टस है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स की बहुत बड़ी एक ब्यूटी भी है और उसका एक कंपोनेंट है। इसी तरह हमारे भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में भी सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आ जाता है आपके पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ना रेनफॉल डेजर्ट से ज्यादा होती है, एवरेज रेनफॉल। तो जो अगर आप पूरी अर्थ को देखें तो उसका 32% जो है वो एरिया वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स है, ठीक है। वहां पे आपके पास रिच इन वाइल्ड लाइफ है, रिच इन इकोसिस्टम्स है, तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हैं। इसकी फर्दर अगर क्लासिफिकेशन करना चाहें, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं और पोलर ग्रासलैंड्स हैं, डिपेंड करता है। अगर पोल्स के बहुत करीब हैं तो पोलर ग्रासलैंड्स हैं, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के करीब हैं तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, अगर टेम्परेट मतलब इक्वेटर के करीब करीब हैं बिल्कुल ही, तो वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह ये एक आपके पास एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के फूड वेब के बारे में, सॉरी, जो है एक डायग्राम शो की हुई है कि प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जिनके ऊपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंडेंट हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास डिकम्पोजर्स भी यहाँ पे एक दो शो किए हुए हैं, स्केवेंजर्स हैं, ये भी एक मतलब जो है क्वार्टरनरी में आ जाते हैं, फिर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं फाइनली। तो ये आपके पास एक ग्रासलैंड फूड वेब की एक डायग्राम शो की हुई है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो डिस्कस करनी है वो है एस्ट्रेज। एस्ट्रेज क्या होते हैं? देखिए, वाटर फ्लो करके आता है रिवर से, एंड कहाँ पे होता है? ओशन में। अच्छा, ओशन होता है सॉल्टी वाटर, और जो रिवर वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, उसमें सॉल्ट नहीं होता। तो समटाइम्स ना ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशंस बन जाती हैं कि जब वो रिवर आके ओशन में फॉल कर रहा होता है, तो कुछ एक शैलो पॉन्ड लेक जैसी शक्ल बन जाती है, जैसे ये आपको डायग्राम में शो की हुई है। ये रिवर आ रहा है, फाइनली इसने जाके ओशन में ड्रॉप हो जाना है। तो जो ऐसी लोकेशंस कुछ ज्योग्राफिकली नेचुरली प्रेजेंट हैं, वहां पे क्या होता है, वाटर को स्टे करने का टाइम मिल जाता है। जब वाटर को स्टे करने का टाइम मिल जाता है, तो वहां पे एक अलग से इकोसिस्टम सा बन जाता है, जो ना कि फ्रेश वाटर जैसा होता है, ना वो ओशन वाटर जैसा होता है। उसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ओशन से भी और फ्रेश वाटर से भी, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं एस्ट्रे का, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एस्ट्रेज जो है वो वेरी न्यूट्रिएंट रिच इकोसिस्टम्स होते हैं, लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी, बहुत ज्यादा। मान लिया, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन सैलिनिटी एज यू गो फ्रॉम द रिवर। जब आप रिवर की तरफ साइड से मूव कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा ऐसा ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा था सॉल्ट कंसेंट्रेशन में। मिड में जाते हैं तो वो एक एवरेज आ जाता है, ओशन साइड पे जाते हैं तो वो फिर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा। सेडिमेंट्स जो है वहां पे एस्ट्रे के अंदर आके सेटल होना शुरू हो जाते हैं, वो जो मिनरल्स रिवर के साथ फ्लो होके आ रहे होते हैं, क्योंकि वो एक सेटलिंग टाइम मिलता है वाटर को, तो वहां पर जो है क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स आके सेटल होना शुरू, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तो इस वजह से वहां पे उनके ऊपर डिपेंड करने के, उनके उनके ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो
पोल्यूटेंट्स जो है ना, नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है कि एस्ट्रेज जो है पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, एक नेचुरल एब्जॉर्बर है पोल्यूटेंट्स का, वो वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स आ रहे होते हैं। तो इस वजह से एस्ट्रेज की बड़ी एक इंपॉर्टेंस है, इनके बहुत अच्छे करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम्स पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, इनको अगर डिटेल में देखना चाहें, फ्रेश वाटर के अंदर पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक, रिवर इकोसिस्टम, ये 3 कैटेगरीज, और मैरीन वाटर के अंदर आपके पास एक ही है, जो ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है हमारी वो वाटर से कवर्ड है, एंड कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर। मतलब सिर्फ 3% हमारे पास जो है फ्रेश वाटर है अवेलेबल, ठीक है। वो फ्रेश वाटर जो है वो इस तरह के इकोसिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेटिक इकोसिस्टम की डायग्राम है, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स हैं, तो ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको बैठकर रट्टा ना लगाइएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में यहाँ पे है, तो इसको आप गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, अब इकोसिस्टम हमारी डेवलपमेंट की वजह से हम कोई प्रपोज डेवलपमेंट करते हैं, लेट से यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनानी है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगानी है, तो हम उस फॉरेस्ट बेल्ट को खत्म कर देते हैं, तो इकोलॉजिकल रिसोर्स कितना हर्ट होगा, कितना उस पर इफेक्ट आएगा, उसमें हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाने से पहले, कि यहाँ पे इस एरिया पे वेजिटेशन कितनी है, वेटलैंड तो नहीं है, सेंसिटिव हैबिटेट्स तो नहीं है। सेंसिटिव हैबिटेट्स का मतलब ये है कि वहां पे अगर हम टेम्परेचर राइज कर देंगे तो हैबिटेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वेस्ट वाटर जनरेट कर देंगे तो हैबिटेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इंडेंजर्ड स्पीशीज तो नहीं है। लेट से अगर हमारे यहाँ पे चीताज हैं, ठीक है, अब वो नंबर्स भी उनका हंड्रेड्स में है, हम वो पार्क अगर खत्म कर देते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो नायाब स्पीशी जो है वो आने वाली जनरेशन नहीं देख पाएंगी, और हम नहीं जानते, हमारे नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट्स भी आए, डियर पॉपुलेशन बन जाए, बढ़ जाए, या जो जो उनका प्रे है उसका नंबर ही बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो हमारे क्रॉप्स खराब करना शुरू कर दे, पेट जैसी सूरत हाल इख्तियार कर ले, रैप्टर्स। तो कुछ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को हम पहले मेजर करते हैं, वहां पे देखते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है। फिर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेशन, वेजिटेशन सबसे ज्यादा खराब होती है या खत्म होती है जब भी हम डेवलपमेंट करने जाते हैं, तो हमें क्या करना है, वेजिटेशन मैनेजमेंट करनी है, ठीक है जी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होगी जिसमें वेजिटेशन मैनेजमेंट की जाए। ज्यादा से ज्यादा आप टाउन बना रहे हैं, आप टाउन प्लानिंग में आप देखेंगे जी वहां पे पहले ट्रीज लगे हुए हैं, तो कोशिश हो कि ये ट्रीज यहाँ से सारे ना वाइप आउट हो जाए, कुछ हो जाए जो रोड स्ट्रक्चर्स में आएंगे, जो घरों में आएंगे, लेकिन सारी की सारी वेजिटेशन वाइप आउट ना हो। और साथ ही जहां से आप उसको खत्म करें अपने पर्पज के लिए, आप रीवेजिटेशन शुरू कर दें, ग्रीन बेल्ट्स बनाएं उसमें, ठीक है। तो रीवेजिटेशन का प्रोसेस भी आप साथ ही यूज कर दें, शुरू करें। तो ये था अभी आज का लेक्चर। होपफुली आप लोग जो है, आप लोगों के लिए काफी ये हेल्दी सेशन रहा होगा, और आप लोगों ने इससे काफ़ी गेन किया होगा। तो इंशाल्लाह जल्दी इसे मैं एलएमएस पे भी पुट कर दूंगा, और वो जो कोर्सवेयर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है आईटी डिपार्टमेंट ने, वहाँ पर भी इसे मैं जो है अपलोड कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।